Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 7 स्ट्रक्चरल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बच्चे इसमें हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। बेटा सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को लेक्चर का ओवरव्यू दूं तो हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी की एप्लीकेशंस पढ़ी थी। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी का ये जो नॉलेज है ये मेडिकल साइंसेस के अंदर किन किन जगहों पर इस्तेमाल होता है। हमने इसके लिए कोरोना वायरस की एग्जाम्पल ली थी स्टूडेंट्स। हमने इसके लिए जो है वो HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एग्जाम्पल को जो है वो डिटेल से स्टडी किया था। अब बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक मेथड को स्टडी करना है जो कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर हम यही तो करते हैं कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं उनके 3D स्ट्रक्चर्स को एटॉमिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। अब बच्चों अब मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो एटॉमिक लेवल पर 3D स्ट्रक्चर्स हमें मिलते कैसे हैं उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं और उन मेथड्स में से जो एक मेथड है वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है। तो स्टूडेंट्स एक तो आपको ये बात समझ आ गई कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी असल में एक ऐसा तरीका है जो कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है और जिसके जरिए हम मैक्रोमोलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन्स भी आते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स भी आते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर्स को एटॉमिक लेवल के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों सबसे पहले जो है वो हम एक्स रे देख लेते हैं कि आखिर एक्स रेज जो है ये होती क्या है। बच्चों मैं आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाना चाहूंगा जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। मैं आप लोगों को फिजिक्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास आपने वेव्स पढ़ी थी 10th क्लास में। वेव्स जो है उनकी दो इकसाम होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स और एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उन्हें हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं और वो वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली द कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बच्चों मैकेनिकल वेव्स आपने आगे पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स, हम उनकी तरफ नहीं जा रहे। देखिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तरफ रहेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं बच्चों जिनको गुजरने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, किसी भी जो है वो पर्टिकुलर रास्ते की जरूरत नहीं होती। अब स्टूडेंट्स अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये कोई एक खास वेव नहीं है बल्कि इसके अंदर एक पूरी रेंज आती है। तो अभी जो पूरी इसकी रेंज है ना इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम विजिबल लाइट कहते हैं, और इससे पीछे वाला हिस्सा और जो इससे आगे वाला हिस्सा हम इसको नहीं देख सकते, ठीक है। अब बच्चों आपने एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो एनर्जी है स्टूडेंट्स, क्या एनर्जी ये बच्चों क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चों जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी उस वेव की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स एक्स रेज। अब यहाँ पे देखिए असल में वेवलेंथ लिखी हुई है, यहाँ पे एक्स रेज है, एक्स रेज के बाद यहाँ पर गैमा रेज है। अब देखें यहाँ पे जैसे जैसे आप आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे जैसे जैसे आप यहाँ पर आ रहे हैं तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब है हाई एनर्जेटिक रेज यहाँ पर है और लो एनर्जेटिक रेज यहाँ पर है। जैसे जैसे आप गैमा रेज से बच्चों यहाँ पर आते जाएंगे तो ये जो एनर्जी है बच्चों ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो एक्स रेज बच्चों ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। I am again going to repeat. X-rays are such electromagnetic waves that have low wavelength and high energy. Clear? तो स्टूडेंट्स आपको एक्स रेज का जो है वो पता होना चाहिए। अब बस यही वो एक्स रेज हैं जिनको अगर खुदा ना खासा किसी की हड्डी वगैरह को फ्रैक्चर हो जाए तो फ्रैक्चर को देखने के लिए हम इन्हीं एक्स रेज का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल वो बिल्कुल अलग तरीका है उसका। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के साथ बस इतना सा ही लिंक है कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के अंदर भी एक्स रेज इस्तेमाल होती हैं और वो जो हड्डी का बोन फ्रैक्चर के लिए हम जो एक्सरे करवाते हैं उसके अंदर भी एक्सरे इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर और उस एक्सरे के अंदर जो है वो बहुत फर्क है। क्लियर? उस एक्सरे के अंदर जाहिर सी बात है हमने हड्डियों को देखना है कि हड्डी कहां से टूटी है। इस एक्सरे के अंदर हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स के 3D स्ट्रक्चर को एटॉमिक लेवल के ऊपर देखना है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। बस बच्चे आपने ये ध्यान में रखें कि उस एक्सरे के अंदर हम हड्डी के अंदर देखते हैं कि हड्डी टूटी कहां पर है, और इस एक्सरे के अंदर जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है यहां पर हम क्या करते हैं, हम मैक्रोमोलेक्यूल के अंदर देखते हैं कि एटम्स की अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स आगे देखें, यहां पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए जो है वो एक स्लाइड लिखी हुई है। अब बच्चों ये जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी है असल में एक मेथड है जो कि स्ट्रक्चरल बायोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होता है। अब बच्चों इसका प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल कहते हैं असूल को, ये किस असूल के ऊपर काम करता है, ये जिस असूल के ऊपर काम करता है इसे कहते हैं एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक। अब बच्चों एक्सरे का तो मैंने आपको बता दिया, अब आप लोगों को पता होना चाहिए डाइफ्रैक्शन का, डाइफ्रैक्शन क्या होती है। बच्चों अब ये स्लाइड आपकी बुक के अंदर नहीं है लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, आप बुक के ऊपर छोटा सा लिख लें इस टॉपिक के सामने कि इसका जो प्रिंसिपल है वो एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक है। अब बच्चों सबसे पहले अगर आप डाइफ्रैक्शन को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आएगा। अब आए स्टूडेंट्स हम सबसे पहले जो है डाइफ्रैक्शन को समझते हैं। वो जो डाइफ्रैक्शन क्या होती है, डाइफ्रैक्शन इज द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स व्हेन दे पास थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग और अराउंड एन ऑब्स्टिकल। जब बच्चों वेव्स जो लहरें हैं ये एक छोटे से सुराख से या किसी ऑब्स्टिकल किसी रुकावट से टकराती हैं तो उन वेव्स का मुड़ जाना या फिर फैल जाना, ठीक है, वेव्स जब वो किसी छोटे से सुराख से गुजरें या फिर वो किसी रुकावट से टकराएं तो उन वेव्स का मुड़ जाना या फिर फैल जाना, इसे हम डाइफ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये वेव्स आ रही हैं यहाँ पे, और ये देखें ये क्या है, दिस इज एन ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल कहते हैं रुकावट को। तो हमने इसके आगे जो है वो एक ऑब्स्टिकल रख दिया और यहाँ पे देखें वेव्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड होना शुरू हो गई हैं। तो बच्चों ये डाइफ्रैक्शन है। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सुराख है जो आपको नजर आ रहा है, ये एक सुराख है और यहाँ से पीछे से वेव्स आ रही हैं। जब बच्चों वो इस सुराख से गुजरी हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वेव्स जो हैं वो थोड़ा सा बेंड हो गई हैं, ऐसे ही है। तो ये डाइफ्रैक्शन है। लेकिन बच्चों अगर आप जो है वो इस फिगर में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सुराख थोड़ा सा बड़ा है और यहाँ पर सुराख थोड़ा सा छोटा है। अब वेव जब यहां से गुजर रही हैं तो बड़ा खूबसूरत किस्म का पैटर्न मिल रहा है हमें, मतलब वेव स्प्रेड हो रही हैं लेकिन बड़ा बेहतरीन किस्म का पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पर ये पैटर्न नहीं मिल रहा जो यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बड़ी ही प्रोमिनेंट किस्म की जो है वो डाइफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है, अब यहां से देखें आपको पता चल रहा है कि किस तरह से वेव स्प्रेड कर रही है जब एक छोटे से होल से पास कर रही है। अब बच्चों ऐसा क्यों है, यहाँ पर जो है ये डाइफ्रैक्शन वाला पैटर्न क्यों नहीं मिला इतना वाज़े और यहाँ पर क्यों वाज़े मिला, इसके लिए बच्चों आपने एक और चीज याद रखनी है और वो क्या है, वो ये है कि डाइफ्रैक्शन विल बी स्ट्रॉन्ग व्हेन द ओपनिंग इज नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स। बच्चों वो छोटा सा सुराग जिसके अंदर से हम इन एक्सरेज को गुजारना चाहते हैं, अगर उस सुराग का बच्चों जो डायामीटर होगा, उस सुराग की जो मोटाई होगी, अगर वो एक्स रेज की वेवलेंथ के बराबर हो, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सरेज की बात कर रहे हैं ना, अगर आप एक्सरेज को इस्तेमाल ना करें, अगर आप लाइट वेव्स को इस्तेमाल करें तो उस सुराग का बच्चों जो साइज है वो वेवलेंथ के बराबर होना चाहिए जिस वेवलेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे विजिबल लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ के हिसाब होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जो है वो यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट लाइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुराग होना चाहिए। अगर आप एक्स रेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्स रेज की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुराग होना चाहिए। तो जब जो वेव आप इस्तेमाल कर रहे हैं जब उस वेवलेंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर सुराग होगा तो हमें डाइफ्रैक्शन का बड़ा ही प्रोमिनेंट और बड़ा ही वाज़ेह पैटर्न हमें नजर आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें आपको एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक की तो समझ आ गई। एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक बच्चों एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डाइफ्रैक्शन करवाते हैं किसकी, एक्स रेज की। मसलन यहां पर देखेंगे जो रेज जो हैं ये बेंड हो रही हैं या फिर स्प्रेड हो रही हैं बच्चों, अब यहाँ पे कौन सी रेज होंगी, एक्स रेज होंगे, तो इसी को ही हम एक्स रे डाइफ्रैक्शन टेक्निक कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों आपको प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब मेथड को देखें, एक्स रे। अब बच्चों क्रिस्टलोग्राफी अगर आप यहाँ पे देखें ना बच्चों तो आपको देखें सबसे पहले नजर आ रहा है क्रिस्टल। ठीक है, क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, क्रिस्टल नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद बच्चों अगर आप देखें ना ग्राफी, ग्राफी जो लफ्ज है ना ये ग्राफ से निकला है और ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है ड्रॉ करना। ठीक है, किसी भी चीज को ड्रॉ करना, तहरीर करना, लिखना। अब बच्चों हमने क्या करना है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक्सरे डाइफ्रैक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो एक ऐसा तरीका है जिसमें हम एक्सरे को इस्तेमाल करते हुए क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, इसे हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। क्लियर? अब बच्चों व्हाई देयर इज क्रिस्टल, हम क्रिस्टल ही की बात क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि इसके पीछे भी एक वजह है और वो वजह ये है कि क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान जो है वो डिस्टेंस वो स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है, सेम होता है। अब यहाँ पे देखें
इसके दरमियान और इसके दरमियान जो फासला है वही इस एटम के दरमियान और इस एटम के दरमियान फासला है, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी यही फासला होगा, यहां पर भी यही फासला होगा। तो अब किसी भी दो एटम्स के दरमियान देख लें तो बच्चों ये जो फासला है आपको ये सेम मिलेगा। ज़हन में रखें बच्चों, एक क्रिस्टल जो है, अब ये डिपेंड करता है कि क्रिस्टल के अंदर जो है वो एटम्स भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एटम्स भी हो सकते हैं और उसके अंदर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, फर्ज करें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है NaCl का, तो इसके अंदर अब एटम होंगे सोडियम और क्लोरीन के। लेकिन अगर बच्चों क्रिस्टल है मैक्रोमोलिक्यूल का, प्रोटीन का क्रिस्टल है, तो प्रोटीन के अंदर क्या होंगे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपने इस चीज को ज़हन में रखना है कि क्रिस्टल के अंदर बच्चों एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। चाहे एटम्स होंगे चाहे मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके दरमियान जो है वो फासला सेम होगा। लेकिन अगर एक चीज जो है वो क्रिस्टलाइन नहीं होगी तो उसके एटम्स जो हैं बच्चों वो इस तरह से बिखरे हुए आपको नजर आएंगे, इसके दरमियान कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा। अब बच्चों जब हम एक्स रेज को हमने इस्तेमाल करना है इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, तो एक्स रेज से हमें स्ट्रक्चर बेहतरीन और साफ उस वक्त नजर आएगा जब उनके एटम्स जो हैं वो प्रॉपर अरेंज होंगे, उनके दरमियान मुनासिब किस्म का जो है वो डिस्टेंस होगा, फासला मौजूद होगा। क्लियर स्टूडेंट, देखें जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं किस तरह से मुनासिब फासला, और यहाँ पर जो है वो कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट एटम्स की नहीं है। अब बच्चों जब क्रिस्टल के अंदर प्रॉपर आपको एक अरेंजमेंट नजर आ रही है, अब बच्चों जब हम फिर इस क्रिस्टल के ऊपर एक्स रेज को डालेंगे, एक्स रेज को बम्बार्ड करवाएंगे, तो बच्चों अब होगा ये कि एक्स रे जब आएगा तो बच्चों ये आपको नजर आ रहा है कि एक एटम है, फर्ज कर लें कि एक एटम है। बच्चों एटम का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है कि उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग के अंदर बच्चों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। फर्ज करें पहला शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर जो है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों इसके इर्द गिर्द जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रॉन का एक पूरा क्लाउड होता है। क्या मौजूद होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड मौजूद होता है। और इसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम एक और नाम भी देते हैं, इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बच्चों होता यह है कि जब एक्सरेज यहां से आते हैं तो इस एटम के इलेक्ट्रॉन से बच्चों ये क्या हो जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। इस तरह बच्चों यहां से आते हैं तो यहां से ये बेंड हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो बच्चों जब इन एक्स रेज को इस क्रिस्टल के ऊपर डाला जाता है तो जो एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इन एक्स रेज की डायफ्रेक्शन करवा देते हैं, इनकी बेंडिंग करवा देते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये जो बेंड होने वाली एक्स रेज हैं ये आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्पॉट्स बनाती हैं। किस तरह से स्पॉट्स बनाती हैं बच्चों, इस चीज को आपने समझना है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि डायफ्रेक्शन जो है वो प्रोमिनेंट हमें उस वक्त नजर आएगी जब जहां से हम एक्स रेज को पास करवा रहे हैं वहां के दरमियान का जो फासला होगा ये एक्स रेज की वेवलेंथ के बराबर होगा। तो बच्चों यहां पर होता यही है, नेचुरली बच्चों कुदरती तौर पर जो मैक्रोमोलिक्यूल्स के क्रिस्टल्स होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान बच्चों जो फासला होता है वो एक्स रेज की वेवलेंथ के तकरीबन बराबर होता है, जिसकी वजह से जब यहां पर एक्स रेज को डाला जाता है तो हमें बेहतरीन किस्म का जो है वो अरेंजमेंट देखने को मिलता है। तो आपने इस चीज को जो है वो अंडरस्टैंड करना है। जब यहां से हम एक्स रेज को डालेंगे बच्चों, जब ये इस एटम से टकराएंगी, ठीक है, तो यहां पर ये बेंड हुई, जब यहां से टकराई फिर ये बेंड हुई, तो बच्चों अब ये जो 2 रेज हैं, ठीक है, जब ये आपस में मिलेंगी तो आगे वो फोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर तस्वीर बनेगी वहां पर हमें एक खास किस्म का ये पैटर्न शो करेंगे। अब बच्चों वो पैटर्न क्या होगा मैं आपको यहां से दिखाता हूं। बच्चों अब यहाँ पे देखें आपको बेहतरीन किस्म का पैटर्न नजर आ रहा है। यहां से देखें आपको एक एक्सरे नजर आ रही है और यहां से भी आपको एक एक्सरे जो है वो नजर आ रही है। बच्चों आपको पता है ये जो आपको ऊपर वाला जो है इसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो वेव है ना इसका जो टॉप पॉइंट होता है इसको हम क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम नाम देते हैं ट्रफ का। किसका नाम देते हैं, ट्रफ का नाम देते हैं। बच्चों आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे कि जब 2 वेव्स आपस में इस तरह से मिले कि एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मिले और पहले का क्रस्ट जो है वो उसके क्रस्ट के साथ मिले। यहाँ पे देखिए ट्रफ जो है वो ट्रफ के साथ मिल रहा है, क्रस्ट जो है वो क्रस्ट के साथ मिल रहा है, तो ये जो दोनों वेव्स हैं एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाती हैं। तो बच्चों अब यहाँ पे देखें जब ये 2 रेस आगे जाएंगी तो आपस में मिलकर जो है वो एक बड़ी वेव बना देंगे। मेरी बात समझ आ रही, बड़ी इन्होंने वेव बना दिया। जब ये 2 छोटी वेव्स आपस में मिली तो इन्होंने एक बड़ी वेव बना दी। बच्चों इस तरह का जो पैटर्न होता है ना इसको हम नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बच्चों आप लोग जो है वो अपनी फिजिक्स के अंदर आप लोग इसे तफसील से पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चों एक पैटर्न जो है वो इसके खिलाफ होता है। मैं आपको यहाँ पे अगर ड्रॉ करके दिखाऊं, फर्ज करेंगे बच्चों एक ये वेव है, अब यहाँ पे देखें इसका क्रस्ट है, अब यहाँ पे देखेंगे ये है, ये इसका ट्रफ है,
अब यहाँ पे आप देख सकते, अब देखिए यहाँ पे इसका क्रस्ट है और नीचे वाली वेव का ट्रफ है। अब यहाँ पे इसका ट्रफ है और इसका क्रस्ट है। अब जब ये दोनों वेव्स बच्चों आपस में मिलेंगी तो हमें एक स्ट्रेट लाइन हासिल होगी, क्योंकि दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो बच्चों यहाँ से ये जो एक्स रेज बेंड होकर जाती हैं, ठीक है, अब जब ये आपस में मिलती हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए मिले, चाहे वो बच्चों किसके जरिए मिले, चाहे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के जरिए मिले, तो बच्चों अब आगे जो प्लेट होती है जिसके ऊपर जाकर ये टकराती हैं, वहां पे बच्चों ये खास तरह के स्पोर्ट्स को ये प्रोड्यूस करती हैं। फिर बच्चों ये जो प्लेट है, ठीक है, इसको आगे कंप्यूटर के साथ अटैच किया होता है, तो कंप्यूटर के बच्चों जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसके ऊपर जो एक्स रेज का पैटर्न है उसको इस्तेमाल करते हुए इस क्रिस्टल की बच्चों क्या बना देते हैं, इमेज बना देते हैं। क्लियर? तो बच्चों होपफुली आपको एक्स रे डायफ्रेक्शन का बुनियादी जो है बेसिक नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आए अब हम जो है इसको बाकायदा रीड करते हैं बुक से। सबसे पहले देखें व्हाट इज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी है क्या? तो यहाँ पे देखें इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर एक्स रेज बीम स्ट्राइक्स अ क्रिस्टल। एक्स रेज की जो बीम है, बीम कहते हैं जो एक्स रेज की जो पूरी एक ठीक है लहर है, जब वो टकराती है किसके साथ टकराती है, क्रिस्टल के साथ टकराती है। ठीक है, तो फिर होता क्या है, क्रिस्टल में मौजूद एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द क्रिस्टल, ठीक है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि क्रिस्टल के अंदर मौजूद होते हैं वो डाइफ्रेक्ट कर देते हैं। डाइफ्रेक्ट का क्या मतलब है, बेंड कर देते हैं, मोड़ देते हैं या सेपरेट कर देते हैं किसको, एक्स रेज की बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर। मेरी बात समझ में आ रही है? जिस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें आपको नजर आ रहा है कि जब यहां से एक्स रेज की बीम आई तो यहां पर क्रिस्टल के अंदर मौजूद बच्चों जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस एक्स रेज की बीम को डाइफ्रेक्ट कर दिया। डाइफ्रेक्ट का मतलब अब आपको समझ आ गया क्योंकि मैंने आपको डाइफ्रेक्शन समझा दी है। ठीक है, बच्चों जब इन्होंने डाइफ्रेक्ट किया तो खास डायरेक्शन में इसको डाइफ्रेक्ट किया, फिर बच्चों क्या हुआ, फ्रॉम द एंगल्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ द डाइफ्रेक्टेड बीम्स। अब बच्चों जो डाइफ्रेक्टेड बीम्स हैं, डाइफ्रेक्टेड बीम्स ये हैं बच्चों आपको जो नजर आ रही हैं। अब बच्चों इनका एंगल यहाँ पे देखें, आपको ये एंगल क्या बना रही है, यहाँ पे इनका जो एंगल है वो जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे देखें आपको नजर भी आ रहा है। अब इन डाइफ्रेक्टेड बैंड्स बच्चों जो डाइफ्रेक्टेड बीम आपको नजर आ रही है, अब बच्चों इसके एंगल से जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसके बाद दूसरा बच्चों इनकी इंटेंसिटी से, किससे बच्चों, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कहते हैं शिद्दत को। अब यहां पर इंटेंसिटी से क्या मुराद है बच्चों, मैंने आपको बताया कि जब ये डाइफ्रेक्टेड बीम्स आके मिलेंगी, अब बच्चों या तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे या ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पे मैंने आपके लिए शो कर दी है, ठीक है, किस तरह से दोनों वेव्स आपस में मिल रही हैं। अब ये दोनों वेव्स आपस में मिल जाएंगी तो इनकी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जब बच्चों यहां पर दोनों वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब इनकी इंटेंसिटी और एंगल के फर्क से बच्चों फिर हम क्या कर सकते हैं, a 3D picture of electron density within the crystals are produced। तो बच्चों क्रिस्टल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी 3D पिक्चर को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन की तादाद। अब बच्चों जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर एक्स रेज की डायफ्रेक्शन ज्यादा होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे वहां पर एक्स रेज की डायफ्रेक्शन जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो अब वो जो एक्स रेज की बीम डायफ्रेक्ट हुई, जो बेंड हुई, हम उनके एंगल और उनकी इंटेंसिटी से बच्चों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की एक 3D पिक्चर को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें जो क्रिस्टल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और हम उसकी एक 3D पिक्चर जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखें, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब है यूज करना, इस्तेमाल करना, टू क्रिएट 3D स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। फिर बच्चों इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ताकि हम मॉलिक्यूल के 3D स्ट्रक्चर को जो है वो क्रिएट कर सकें, बना सकें। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों ये एक्सरे बीम का एक सोर्स है जहां से एक्सरेज निकल रही हैं। जब बच्चे क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर पड़ी तो बच्चों इसके अंदर मौजूद जो एटम्स थे उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ने एक्सरेज की क्या की, डायफ्रेक्शन की। तो बच्चों अब ये जो एक्स रेज जिस एंगल पर डायफ्रेक्ट हो रही हैं और इनकी इंटेंसिटी क्या है, इसको इस्तेमाल करते हुए हम इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को इस्तेमाल करके बच्चों हम इसकी एक 3D जो इमेज है उसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इसके डिस्कवरी के हवाले से कुछ चीजें हैं आपने इनको याद रखना है। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो है इसको 1912 में डिस्कवर किया गया था। दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है विलियम हेनरी ब्रैग और एक का नाम है विलियम लॉरेंस ब्रैग। तो आपने इसको याद रखना है बच्चों। अब इन दोनों ने जो है वो मिलकर एक लॉ भी दिया था जिसको हम ब्रैग्स लॉ कहते हैं। ये आप बच्चों आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब आप ब्रैग्स लॉ पढ़ेंगे तो बच्चों आप सेम इसी पैटर्न को जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आप प्रॉपर एक ब्रैग्स लॉ की एक डेरिवेशन है जिसको आप जो है वो डिराइव करेंगे जब आप इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ें तो आप लोगों को इसका बुनियादी नॉलेज पहले ही हो। तो विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस ब्रैग ने 1912 में सबसे पहले एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को डेवलप किया था। दे वर अवार्डेड
1915 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर वर्क। तो बच्चों 1915 का जो नोबेल प्राइज था फिजिक्स में वो इन दोनों को मिला था। तो आपने ये एमसीक्यूज के तौर पर याद रखने हैं। इसके बाद बच्चों देखें इसके यूजेस इस्तेमालात क्या हैं। सिंस देन इट हैज बीन यूज्ड टू एनालाइज द डाइवर्स सब्सटेंसेस। जब से बच्चों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी डिस्कवर हुई उसके बाद से इसको इस्तेमाल किया जाने लगा एनालाइज जांचने के लिए डाइवर्स सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस को, जिसमें मिनरल्स आ जाते हैं, सॉल्ट्स आ जाते हैं, मेटल्स आ जाती हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स आ जाते हैं और वाइटामिन्स हैं। बच्चों ये यहाँ पे आप देखें तो प्रोटीन से लेकर वाइटामिन तक ये सारे के सारे जो हैं वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। और अगर आप मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स जो हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। सॉल्ट जिसमें सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन आ जाता है जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। और मेटल्स बच्चों आपको पता है मेटल्स का, ठीक है, मेटल्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जिसमें कॉपर आ जाती है, गोल्ड आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ठीक है, ये सारी मेटल्स हैं। तो हम इनको जो है वो एनालाइज करने के लिए एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी को तफसील से समझने के लिए, अलबत्ता मैंने आपको ये सारी चीजें पहले समझा चुका हूं, लेकिन इसको डिटेल से समझने के लिए आपकी बुक के अंदर जो है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से। तो यहाँ पे देखें आप स्टडी ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर की हेडिंग देंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के काम करने को समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। आए हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मालूम करने को एक मिसाल के तौर पर लेते हैं। द मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग स्टेप्स। अब जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का जो मेथड है इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आप प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, प्रोटीन्स के क्रिस्टल बनाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे आप क्या करेंगे, एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न को प्रोड्यूस करेंगे। डाइफ्रैक्शन पैटर्न कैसे बच्चों, जब एक्सरेज को क्रिस्टलाइज प्रोटीन के ऊपर डाला जाएगा तो उससे एक्सरेज जो है वो बेंड होंगी। आप बेंडिंग के नतीजा में जो एक्सरेज का, डिफ्रैक्टेड एक्सरेज का जो पैटर्न आएगा आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर बच्चों आप उससे एक डेंसिटी मैप क्रिएट करेंगे और फिर डिटरमाइन कर लेंगे आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर को। मैं आपको ये इसको एक सिंपल पिक्चर के अंदर समझा देता हूं। बच्चों सिंपल क्रिस्टल है, जब इसके ऊपर एक्सरेज को डाला गया तो एक्सरेज की डाइफ्रैक्शन हुई। अब जब उन डाइफ्रैक्टेड एक्सरेज को बच्चों आगे हमने एक प्लेट के ऊपर जब उनको ऑब्जर्व किया तो हमें इस किस्म का जो है वो एक डाइफ्रैक्शन पैटर्न मिला। अब बच्चों इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हमने इससे ड्रॉ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप। किसको ड्रॉ किया स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को हमने इसकी मदद से ड्रॉ किया। फिर इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप की मदद से हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर को जो है वो ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बच्चों ये सारे का सारा जो है वो कंप्यूटेशनल, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि इस डाइफ्रैक्शन पैटर्न को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप में और फिर इसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। अब बच्चों आए हम इनको जो है वो एक एक करके तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो हमने प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन करनी है। प्रोटीन को हमने क्रिस्टल की शक्ल के अंदर कन्वर्ट करना है, क्योंकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में हमें सबसे पहले क्रिस्टल चाहिए। जो प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, ये नॉर्मली जो है वो क्या होती हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होती हैं, ये क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद नहीं होती। तो हमने सबसे पहले प्रोटीन्स के क्रिस्टल्स बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन मीन्स टर्निंग अ प्योरीफाइड प्रोटीन इनटू अ सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म। प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यह है कि हमने एक प्योरीफाइड प्रोटीन को एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। बच्चों ध्यान में रखें यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ प्योरीफाइड प्रोटीन। प्योरीफाइड प्रोटीन का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो, प्रोटीन के अंदर कोई और चीज ऐड ना हो। अगर प्रोटीन प्योरीफाई नहीं है तो आप सबसे पहले प्रोटीन को प्योरीफाई करेंगे एंड देन फिर उसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो प्योरीफाइड प्रोटीन से मुराद यह है कि प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही हो, ठीक है, प्रोटीन के अलावा उसके अंदर कोई भी और चीज ऐड ना हो। तो प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम एक प्योरीफाइड प्रोटीन को एक सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। अब जो इसकी अहमियत क्या है, अब जो मैं आपको फिर बता रहा हूं कि क्रिस्टल्स ही क्यों, हम क्रिस्टल्स को ही क्यों लेते हैं, ठीक है। आगे देखें उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है, क्रिस्टल्स आर नीडेड, क्रिस्टल्स जो हैं ये जरूरी होते हैं बिकॉज दे अरेंज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन अ रेगुलर रिपीटिंग पैटर्न। बच्चों क्योंकि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को एक रेगुलर, एक बाकायदा और एक रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है, एक रिपीटिंग पैटर्न के अंदर जो है वो क्या कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट, जो कि अहम होता है फॉर गेटिंग अ क्लियर इमेज ड्यूरिंग द एक्सरे प्रोसेस। एक्सरे प्रोसेस के दौरान एक वाज़ेह इमेज लेने के लिए ये जो बच्चों एक रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न है ये क्या है, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वहां पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रॉपर बच्चों क्या होती है, एक रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है, जबकि जहां पे देखिए जो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कोई खास अरेंजमेंट नहीं है। तो जब यहाँ पर एक्सरेज को बच्चों डाला जाएगा तो हमें यहाँ पर प्रॉपर एक्स रे डायफ्रैक्शन मिलेगी और फिर उसी एक्स्ट्रा डायफ्रैक्शन को इस्तेमाल करते हुए हम आगे जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप ड्रॉ करेंगे, फिर उसी से आगे हम प्रोटीन स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे।
बस यहाँ पे देखें अब फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स कैसे करेंगे बच्चों, प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन करनी है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है टू मेक क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बनाने के लिए साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते हैं प्रोटीन को विद स्पेशल सॉल्यूशंस। ठीक है बच्चों, खास किस्म के सॉल्यूशंस के साथ प्रोटीन्स को मिक्स किया जाता है। बच्चों होता ये है कि ये जो खास किस्म के सॉल्यूशंस होते हैं ना बच्चों, ये इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन सॉल्यूशंस। ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि क्रिस्टल्स बनाने के अंदर शामिल होते हैं। बच्चों ये क्रिस्टल्स बनाते कहते हैं, जैसे मैं आपको इसका सादा सा जो है वो असूल समझा देता हूँ। बच्चों ये ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्रोटीन्स की सोल्यूबिलिटी को कम करते हैं। अब बच्चों जब प्रोटीन जो है जब उसको एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रख दिया जाए कि जहां पर वो बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है, तो वो खुद ब खुद उसके जो बच्चों उसके अंदर जो मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद ब खुद अरेंज होना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों जब इनको इन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के अंदर रखा जाता है तो ना सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के अंदर रखने से क्रिस्टल बन जाएगा, बल्कि वहां पर हमें पीएच को मेंटेन करना पड़ेगा, टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा, सॉल्ट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। पीएच, टेम्परेचर और सॉल्ट्स बच्चों तीनों को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों जब ये तीनों मेंटेन होंगे तो प्रोटीन जो है उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। अगर आप पीएच को चेंज कर देते हैं प्रोटीन हो सकता है बच्चों डीनेचर हो जाए। अगर आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो भी प्रोटीन हो सकता है कि वो डीनेचर हो जाए। तो जब आप प्रोटीन की क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं तो आप उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रखते हैं जो सॉल्यूशन उस प्रोटीन की सोल्यूबिलिटी को कम करके उसको उनके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा होने की इजाजत देता है, और वहां पर आप टेम्परेचर, पीएच और सॉल्ट को बच्चों मेंटेन करते हैं, और इस तरह से मेंटेन करते हैं कि वो प्रोटीन के स्ट्रक्चर के ऊपर असरअंदाज ना हो। और बच्चों जब आप इसी तरह कंडीशंस को मेंटेन करके रखते हैं तो बच्चों इसमें घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, हफ्ते लग सकते हैं, और फिर एक खास वक्त के बाद प्रोटीन का बेहतरीन किस्म का जो क्रिस्टल है वो तैयार हो जाता है। यहाँ आप देखें टू मेक क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स बनाने के लिए साइंसदान जो हैं बच्चों वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन को मिक्स करते हैं खास किस्म के सॉल्यूशंस में, दैट काज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को इजाजत देते हैं या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के अंदर वजह बनते हैं। किसकी वजह बनते हैं? टू स्टिक टुगेदर, के वो आपस में चिपक जाएं इन एन ऑर्डरली वे, एक तरतीब शुदा तरीके से। ठीक है, तरतीब शुदा तरीके से वो कब चिपकते हैं? जब वो उनकी सोल्यूशन में सोल्यूबिलिटी को कम कर देते हैं। दिस प्रोसेस जो है इसको घंटे लग सकते हैं, दिन लग सकते हैं, या फिर कई हफ्ते भी लग सकते हैं। इट ऑफन रिक्वायर्स, इसको अक्सर जरूरत होती है केयरफुल कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, पीएच एंड सॉल्ट कंसंट्रेशन। टेम्परेचर, पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन की मोहतात कंट्रोल की ये तकाजा करता है ये प्रोसेस, क्योंकि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आपकी प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी। वंस अ क्लियर एंड स्टेबल प्रोटीन क्रिस्टल फॉर्म, एक मरतबा अगर बच्चों क्लियर, साफ और एक स्टेबल, एक तवाजुन प्रोटीन का क्रिस्टल जो है वो बन जाता है, इट कैन बी यूज इन नेक्स्ट स्टेप्स, तो फिर इसको अगले स्टेप्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चों सेकंड देखें, जो सेकंड जो है वो स्टेप है ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अ डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब बच्चों जब आपको एक प्रोटीन का क्रिस्टल मिल गया है तो अब आपने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बीम, जो एक्सरे की बीम है, आप एक्सरे की बीम को उसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे देखें वंस अ गुड क्वालिटी क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, एक मरतबा जब बेहतरीन क्वालिटी का क्रिस्टल जो बन जाता है, इट इज माउंटेड ऑन द एक्सरे मशीन, फिर उसको एक्सरे मशीन में लगा दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, द एक्सरेज बीम इज बम्बार्डेड एट द क्रिस्टल एट वेरियस एंगल्स। मतलब होता क्या है, जब ये क्रिस्टल बन गया फिर हमने इसको एक्सरे मशीन के अंदर फिट कर दिया, माउंट कर दिया, लगा दिया, फिर बच्चों इसको इसके ऊपर एक्सरेज डाली जाती हैं अलग अलग एंगल से। ठीक है, आपको यहां पे समझ आ रहा है ना। फिर द एक्सरेज बीम इज बम्बार्डेड, बम्बार्डेड का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर बौछार करवाना। ठीक है, तो एक्सरेज की बौछार करवाई जाती है इसके ऊपर, क्रिस्टल के ऊपर अलग अलग एंगल से। द एटम्स इन द क्रिस्टल डायफ्रैक्ट द एक्सरेज बीम, बच्चों जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वो उस एक्सरे बीम को डेफ्रेक्ट कर देते हैं, इसको बेंड कर देते हैं। और बच्चों एटम्स जो है उसकी बेंड क्यों करते हैं? क्योंकि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो असल में एक्सरेज की बीम को क्या कर रहे होते हैं? बेंड कर रहे होते हैं। अब बच्चों जब वो बेंड करते हैं तो एक डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें हासिल होता है डिटेक्टर के ऊपर। बच्चों डिटेक्टर क्या है? वो प्लेट जिसके ऊपर एक्सरेज की बीम जाकर, ठीक है, टकरा रही है। क्रिस्टल से टकराने के बाद जहां पर ये डिफ्रेक्टेड जो एक्सरेज जाके टकराती हैं बच्चों, ठीक है, जो प्लेट है इसको हम डिटेक्टर का नाम दे रहे हैं। तो जो एटम्स हैं बच्चों क्रिस्टल में डिफ्रेक्ट करते हैं एक्सरे बीम को, एक जो डिफ्रेक्शन पैटर्न जो कि एक सीरीज होता है स्पोर्ट्स की, जो कि बच्चों क्या होता है? स्पोर्ट्स की एक सीरीज होता है, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, विच इज अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, इसको क्रिएट कर दिया जाता है डिटेक्टर के ऊपर। तो बच्चों अब डिटेक्टर के ऊपर जो स्पोर्ट्स का एक पैटर्न हमें हासिल होता है, ठीक है, इसको जो है बच्चों हम असल में किसका नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं डायफ्रैक्शन पैटर्न का, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। देखिए हम सिंगल क्रिस्टल से हमने क्या बना लिया? हमने डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो है बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी।
इसके बाद बच्चों जो थर्ड स्टेप है ये है क्रिएटिंग डेंसिटी मैप। अब हमने डेंसिटी मैप को क्रिएट करना है। यहाँ पे देखें द एंगल्स एंड इंटेंसिटीज ऑफ दीज स्पोर्ट्स कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द क्रिस्टल। अब जो क्रिस्टल के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट के हवाले से इस डिफ्रैक्शन पैटर्न में मौजूद बच्चों जो स्पॉट्स हैं ना, जो आपको छोटे छोटे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, ये किस एंगल पर बने हैं एक, और दूसरा इनकी इंटेंसिटी क्या है। अब इन स्पॉट्स के एंगल और इंटेंसिटीज के अंदर बच्चों इंफॉर्मेशन होती है क्रिस्टल के अंदर मौजूद एटम्स की अरेंजमेंट की। ठीक है, तो बच्चों जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसी को इस्तेमाल किया जाता है एक डेंसिटी मैप बनाने के लिए। अब तो डेंसिटी मैप्स देखें बहुत आसान है। अब जहां पे देखें जहां पर एक्स रेस की डेंसिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब यह है कि वहां पर डिफ्रैक्शन जो है वो क्या हुई है, ज्यादा हुई है। डिफ्रैक्शन ज्यादा होने से मुराद यह है कि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा था, वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या थी बच्चों, ज्यादा थी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मुराद यह कि वहां पर एटम ज्यादा थे। और जहां पर बच्चों एक्स रेज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही कम है, या एक्स रेज जैसे आई थी वैसे ही पास कर गई, तो वहां पर कोई भी एटम मौजूद नहीं है। तो बच्चों इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हम एक डेंसिटी मैप जो है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिर बच्चों फोर्थ स्टेप में क्या होता है, जैसे आप यहां पे देखें, यहां पे आपको नजर आ रहा है डिफ्रैक्शन पैटर्न को इस्तेमाल करते हुए हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। अब बच्चों फिर चौथे स्टेप के अंदर क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, आगे देखें देन द डाटा इज एनालाइज्ड। फिर इस डाटा का तज्जिया क्या रहता है, मैथमेटिकली। ठीक है, मैथमेटिकली मैथ्स के लिहाज से बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल प्रोग्राम्स। अब बच्चों कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स हैं वो मैथमेटिकली ये जो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप नजर आ रहा है इसको एनालाइज करता है। फिर बच्चों वो एनालाइज करके अपनी कैलकुलेशंस को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में। तो दीज कैलकुलेशंस, अब बच्चों जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, जो भी मैथ्स के आपने फॉर्मूलाज अंदर सेट किए हुए हैं, वो बच्चों क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को, इस डाटा को एक प्रोटीन के 3D स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर देता है। जिससे आपको यहां पर नजर आ रहा है सिंगल क्रिस्टल था, इसके ऊपर जब एक्सरेज को हमने बम्बार्ड करवाया इससे डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल हुआ। फिर इस डिफ्रैक्शन पैटर्न से हमने एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप ड्रॉ किया। फिर इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैप को बच्चों जब हमने कंप्यूटर को दिया तो कंप्यूटर ने कंप्यूटेशनल प्रोग्राम, उसके अंदर इस कंप्यूटेशनल प्रोग्राम का मतलब है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो उसके अंदर मौजूद है, उन्होंने मैथमेटिकली इसको जो है वो कैलकुलेट किया और इस डाटा को कन्वर्ट कर दिया एक प्रोटीन के मॉडल के अंदर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। फिर बच्चों अब ये जो प्रोटीन का जो मॉडल हमारे पास आया, अब ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से आया। और एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी ने बच्चों हमें बताया कि इस प्रोटीन के अंदर जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है, इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस क्या है। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें किस मदद से पता चली, हमें एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से पता चली। और बच्चों एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को हम, आपको अगर याद हो चैप्टर नंबर 3 के अंदर वो जो टेक्निक्स जिनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनमें से एक टेक्निक हमने एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी भी पढ़ी थी। तो बच्चों अब ये एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी जो है वो यहाँ पर भी आ गई, यहाँ पर हमने इसको जो है वो तफसील से पढ़ा। आप ध्यान में रखिएगा कि हम एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी को सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहा होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।